नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 15 मई। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और अगर आपने अभी तक स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो आज के स्टैटिक जीके के जो 10 प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये एक अभियान है जिसके अंतर्गत भारत को किस वर्ष तक तपेदिक यानी कि टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य है, बताइए। और इसका आंसर अगर आपने दिया है 2025 तक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट जिम्मेदार बजट की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह अवधारणा किन बिंदुओं पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा महिलाएं एवं बच्चे, समाज कल्याण, संस्कृति व पर्यटन। अच्छा, ये बताइए कि गोईपुरिया समिति का संबंध किससे था? गोईपुरिया समिति जो है इसका संबंध किससे था? सही आंसर होगा बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए। और यहाँ पर मैं आपको प्रश्न और उत्तर साथ साथ बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बताइएगा कि ये जो तरीका है ये पिछले तरीके से बेटर है या पिछला तरीका ही बेटर है। तो जो आपको अच्छा लगेगा उसी के हिसाब से अगला वीडियो आपको मिलेगा। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली देश किसे बताया गया है? विश्व बैंक जारी करता है ना डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो बात हो रही है यहाँ पर 2019 की। तो 2019 की रिपोर्ट में सर्वाधिक बिजनेस फ्रेंडली जो रिपोर्ट देश है वो किसे बताया है? विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ने। और इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर है न्यूजीलैंड को। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। आपको बताना है कि इसके प्रावधान कब से लागू हुए थे। जो इसके प्रावधान थे वो कब से लागू हुए थे? सही आंसर इसका होगा 1988 में। ठीक है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देओमाली एलिफेंट रिजर्व ये किस प्रदेश में स्थित हैं? कामेंग और देओमाली एलिफेंट रिजर्व ये किस प्रदेश में हैं? ये क्वेश्चन होगा जिसका आंसर होगा जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये बताइए कि एगमार एक्ट ये भारत में कब से लागू किया गया? ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एगमार्क एक्ट भारत में कब से लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1937 में, यानी कि भारत तब आज़ाद नहीं हुआ था जब एगमार एक्ट भारत में लागू किया गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि कजरी कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है, जिसका सही आंसर होगा जोधपुर में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें 2019 में सम्मानित किया गया था और ये हैं दीपा मलिक। ठीक है। वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? वाटर पोलो की सर्वोच्च नियामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? इसका नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनले, जिसको फिना के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेता को कितने रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप कमेंट करके बताइए। और अब हम करेंगे रिवीजन कल के प्रश्नों का। तो मेट्रो रेल का इतिहास, वर्तमान विकास आदि को दर्शाने के लिए नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर ये बनाया जाएगा दिल्ली में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला रग्बी विश्व कप का आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा? तो ये न्यूजीलैंड में होगा। और याद रखना कि भारत के पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता वी चंद्रशेखर का कोरोना से निधन हो गया है। इन्हें चंद्रा के नाम से जाना जाता था। हॉकी के पूर्व अंपायर रविंदर सिंह सोढ़ी का भी अभी हाल ही में कोरोना से निधन हुआ। पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर थे आरपी सिंह, नाम आप जानते होंगे। इनके पिता का अभी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया। हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक उत्सर्जन से 2050 तक 94% कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगी। और इन प्रश्नों को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप 14 मई का करंट अफेयर देख सकते हैं,
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 12 मई को। 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100% पाइप नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है पुडुचेरी। और ऑनलाइन बाल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। असम में अक्सर बाढ़ आता रहता है, तो इसके लिए यह तकनीकी वहाँ पर अपनाई गई है। भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो मास्टर कार्ड ने ये जो रिपोर्ट जारी किया है वो नीति आयोग के साथ मिलकर जारी किया है। और पासेक्स 2021 सैन्याभ्यास को अभी हाल ही में भारत ने दक्षिणी अरब सागर में इंडोनेशिया के साथ मिलकर पूरा किया है। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया। तो ये थे 14 मई के प्रश्न, और अब बारी है आज के प्रश्नों की, यानी कि 15 मई के प्रश्नों को। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दिया करो। चैनल पर अगर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड टीके के दूसरी खुराक के लिए समयावधि को बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया है? कोविशील्ड टीके के दूसरे खुराक को की जो समयावधि थी, पहले ये 4 से 6 सप्ताह थी, इसके बाद इसे बढ़ाकर किया गया दूसरी बार 6 से 8 सप्ताह, और अब ये 12 से 16 सप्ताह कर दी गई है। यानी कि यहाँ पर आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। आप जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है वो कोविशील्ड है। और आपको ये भी बता दें कि नीति आयोग के सदस्य और टीकाकरण पर बने समूह के प्रमुख वीके पॉल ने यह कहा है कि ये जो फैसला लिया गया 12 से 16 सप्ताह के बीच में लगाने के लिए, यह पूरी तरह से वैज्ञानिक सिफारिशों पर आधारित है। कोविशील्ड को बनाती कौन सी कंपनी है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाती है, जिसका मुख्यालय पुणे में है। और इसके सीईओ कौन है? आधार पूनावाला। स्थापना इसकी 1966 में हुई थी। इसके अलावा भारत में एक टीका और उपलब्ध है जिसको आप जानते हैं कोवैक्सीन के नाम से। इसको बनाता है भारत बायोटेक, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और भारत बायोटेक के जो सीएमडी हैं इनका नाम है कृष्णा एल्ला। तो दोनों नाम आप याद रखना। तो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उनका नाम आधार पूनावाला है, और जो यहाँ पर भारत बायोटेक कंपनी है उसके जो सीएमडी हैं वो हैं कृष्णा एल्ला। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नेपाल के दोबारा से नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ये आंसर बहुत आसान है, केपी शर्मा ओली। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको कहा, तो क्यों कहा? क्योंकि नेपाल के संविधान के मुताबिक जो प्रधानमंत्री वहाँ पर चुने जाते हैं उसका उल्लेख नेपाल के संविधान की किस अनुच्छेद, किस धारा में वहाँ पर किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है अनुच्छेद 76(3). ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खासतौर से यूपी पीसीएस वगैरह के लिए, ठीक है। देखिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि अब तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाता है कि कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये प्रश्न हो सकता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी आए, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये प्रश्न इस प्रकार से नहीं आएगा। शिक्षक भर्ती में तो बस यही पूछा जाएगा कि नेपाल में हालिया में जो बने हैं प्रधानमंत्री उनका नाम कौन सा है, ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये जो तो थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको आंसर देना होता है। ऐसे प्रश्न अगर आप यूपीपीएससी, यूपीएससी आदि दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। केपी शर्मा ओली विश्वास मत हारने के 3 दिन के बाद फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और अब यहाँ पर क्या होगा कि इनको एक समय सीमा दी गई है और उस समय सीमा के अंदर इनको अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, अन्यथा की अवस्था में वहाँ पर दोबारा से चुनाव होंगे। संविधान के मुताबिक 2 या उससे ज़्यादा पार्टियां मिलकर 271 सदस्यीय सदन में 136 सीटें जुटा सकती थीं, लेकिन डेडलाइन खत्म होने तक विपक्षी दल तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंकड़ा नहीं जुटा पाए और इसके बाद केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री ओली को ही फिर से चुन लिया गया है। तो याद रखना कि अभी जो है वहाँ पर जो दोबारा से चुनाव नहीं हुए हैं और विश्वास मत हारने के 3 दिन के बाद जो विपक्ष है वो जो है पूरा जो है अपना बहुमत साबित नहीं कर सका, जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली दोबारा से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और आप जानते हैं कि विद्या देवी भंडारी हैं राष्ट्रपति नेपाल की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप जानते हैं अभी हाल ही में 14 मई को किसान सम्मान निधि, जिसको आप पीएम किसान निधि के नाम से भी जानते हैं,
तो प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत इसकी 8वीं जो किस्त है वो जारी की गई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है कि इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी, और यहाँ पर जो विकल्प हैं उसको आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी, यानी कि 2019 में। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इसका मकसद क्या था? देश भर के किसानों को उनकी आय में मदद करना। बेसिकली जो लक्ष्य है वो ये था कि उनकी आय को 2022 तक डबल करना, लेकिन अभी कोविड-19 और कुछ अन्य कारणों से यह जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं हो सका है। और इस योजना की 8वीं किस्त 14 मई 2021 को जारी हुई है। योजना के अंतर्गत योग्य किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक डीबीटी के रूप में मिलते हैं और 3 किस्तों में, यानी कि जो प्रत्येक किस्त होती है वो 2-2 हज़ार रुपये की होती है। तो 3 किस्तों में यह जो निधि होती है ये किसान के खाते में डायरेक्टली भेजी जाती है। ट्राई के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 में 4G डाउनलोड स्पीड में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों 4G डाउनलोड के मामले में शीर्ष पर है जियो और अपलोड के मामले में है वोडाफोन। देखिए यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया मिलकर वी इंडिया के नाम से अब एक हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें वोडाफोन का अलग और आइडिया का अलग से डेटा दिया गया है। एक बात और याद रखना कि सबसे टॉप पर है यहाँ पर डाउनलोडिंग में जियो, अपलोडिंग में है वोडाफोन, ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। और अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है इसे ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किया है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी 20 फरवरी के दिन, और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? ये हैं राम सेवक शर्मा, यही हैं इसके चेयरपर्सन, तो इसको आप याद रखना। डाउनलोड के लिए जो मैक्सिमम स्पीड पाई गई है वो 20.1 Mbps की है। अपलोड के लिए जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 6.7 Mbps और वो रही है वोडाफोन की। दुनिया की किस एक बड़ी कंपनी, जो कि वाहन कंपनी है, तो दुनिया की किस एक बड़ी वाहन कंपनी ने वाहनों के विक्रय के लिए बिटकॉइन लेने से मना कर दिया है? तो ये कंपनी है टेस्ला, ऑप्शन बी। और दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन जो कि एक आभासी मुद्रा है, उससे जो है वाहनों के लेन देन को मना करने के बाद टेस्ला के बिटकॉइन की कीमत में बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि 17% की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। तो हाल ही में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था, और ये ट्वीट था कि उनकी जो कंपनी है टेस्ला वो अपने वाहनों को बिटकॉइन के माध्यम से नहीं बेचेगी। और इसके बाद क्या हुआ कि एक बिटकॉइन की जो कीमत होती है $54,819, उससे घटकर $45,700 हो गई। और आप जानते हैं एलन मस्क के मामले के बारे में, एलन मस्क और अमेजन के जो मालिक हैं, एलन मस्क मालिक हैं स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, सोलार सिटी और ओपन एआई के। और यहाँ पर जो दूसरे जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, दोनों के बीच में एक होड़ सी रहती है, और इसमें कौन सबसे अमीर रहेगा ये एक होड़ बनी रहती है। फिलहाल यहाँ पर एलन मस्क जो हैं उन्होंने जब ये ट्वीट किया तो ये हुआ कि जो बिटकॉइन होती है उसकी कीमत में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की सालाना टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की सालाना टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर, ये क्वेश्चन होगा। सही आंसर है पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है इंग्लैंड और चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी क्रम से लिस्ट है आपके सामने, ठीक है। और ये भी याद रखना कि आईसीसी ने ये जो रैंकिंग जारी की है ये 13 मई 2021 को जारी की है, और ये भी कि गत एक वर्ष में खेली गई टेस्ट सीरीज में जीत ने भारत को शीर्ष पर रखा है। आईसीसी के मुताबिक सालाना अपडेट 2017-18 के नतीजों से जुड़ेगा। इसमें मई 2020 से पहले जो मैच खेले गए थे, यानी कि उसका 2 साल पहले के मैचों का 50% और मई 2020 के बाद खेले गए मैचों का 100% इसमें जोड़ा जाएगा। आप जानते हैं आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है, चेयरपर्सन इसके हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ कौन है? मनु साहनी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किस देश के नागरिकों को चीनी टीका लगवाने के बाद सऊदी का वीज़ा जारी करने से मना कर दिया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान के नागरिकों के लिए।
कोई भी पाकिस्तान का नागरिक जो 2 चीनी टीके होते हैं आप जानते हैं कौन कौन से हैं। एक का नाम है साइनोवैक, दूसरे का नाम है साइनोफार्म। और दुनिया के बहुत सारे देश इन टीकों को अभी तक मान्यता नहीं दिए हैं। उन्हीं देशों में सऊदी अरब भी शामिल है। और यहाँ पर ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक है, उसने साइनोवैक और साइनोफार्म में से कोई भी टीका लगवाया है, तो उसे जो है सऊदी अरब में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। थोड़ी सी छूट ये है कि जिन लोगों ने ये टीका नहीं लिया है वो लोग अपना RT-PCR रिपोर्ट और 14 दिन का जो क्वारंटाइन का वहाँ पर कोर्स होता है उसको पूरा करने के बाद वो सऊदी जा सकते हैं। ये थोड़ी सी छूट वहाँ पर दी गई है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा से कोच बने हैं रमेश पंवार। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। रमेश पंवार को इसके पहले 2018 में निलंबित किया गया था, ये आपको पता होगा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसमें वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों की जो कप्तान हैं उनका नाम मिताली राज है। आगामी जो यहाँ पर संबंधित टेस्ट क्रिकेट्स होने वाले हैं ICC वोमेंस वनडे वर्ल्ड कप, ये 2022 में होगा न्यूजीलैंड में। और ICC वोमेंस T20 वर्ल्ड कप ये होगा फरवरी 2023 में। कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में। तो ये 2 आयोजन हैं महिला क्रिकेट से संबंधित, भारतीय महिला क्रिकेट से संबंधित, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। गौतम ठाकुर को हाल ही में किस बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो गौतम ठाकुर को हाल ही में सरस्वत बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और गौतम ठाकुर को रिजर्व बैंक की एक प्रवर समिति है, सिलेक्शन कमेटी, तो उसका जो है सलाहकार सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। ये जो समिति बनाई गई है इसकी अध्यक्षता करेंगे यस जानकी रमन। और ये जो समिति होगी वो 1 मई 2021 से वर्किंग में है। सरस्वत बैंक के बारे में बात करें तो सरस्वत बैंक की स्थापना हुई थी 1918 में, मुख्यालय इसका मुंबई में है। और 2020 में सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें सरस्वत बैंक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और अब बारी है क्विज नंबर 14 की। प्रश्न ये था कि ओरान जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? और ये जो विकल्प आपको दिए गए थे इसमें सही ऑप्शन था ऑप्शन बी यानी कि बिहार। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपके सामने है, ये आंसर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि ये आंसर बहुत ही शानदार तरीके से लिखा गया है सूरज प्रजापति जी के द्वारा। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। ओरान जनजाति जो होती है ये बिहार में पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उत्तराखंड और असम में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। साथ ही साथ भारत में पाई जाने वाली जो जनजातियाँ हैं उसके बारे में भी, उनकी जो कार्यशैली है, जीवन पद्धति है, उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। वेल डन। और अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि नागरिकता संशोधन कानून ये कब पारित हुआ था? तो ये हैं आपके ऑप्शन। और क्योंकि ये जो कानून है काफ़ी चर्चा में रहा है तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बताइए कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। हम शीघ्र ही मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक आप ज़रूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।